शाज़िया साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो ये कि 5500 बच्चे अब तक शहीद हो चुके हुए हैं। पूरी दुनिया को मज़ीद किस हादसे का इंतज़ार है? जंगबंदी क्यों नहीं हो पा रही? और ये जो अभी बात हुई है यमनी हौसियों ने जो जहाज़ कब्ज़े में लिया है इसराइली, इसका आप इम्पैक्ट क्या देख रही हैं? कितना दबाव बढ़ सकता है इससे? जहाँ तक बच्चों के हवाले से कैजुअल्टीज़ का और उनकी शहादतों का ताल्लुक है, तो वेस्ट में तो ये बहुत डिफेंस एनालिस्ट इस पे बहुत बात कर रहे हैं और अनबायस्ड हैं, न्यूट्रल तरीके से इसका एनालिसिस कर रहे हैं और यूनानिमसली एक ही बात पे आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो कि उनका तो इस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो बेहतर जो है वो मेरी बात को हो सकता है बाद में एक्सप्लेन भी कर पाएँ। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि इसराइल के पास कोई वॉर स्ट्रेटजी नहीं है। इसराइली आर्मी जो है वो मेजॉरिटी रिजर्विस्ट की आर्मी है। अमेरिका उसको वेपनरी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसराइली जो हैं उनके पास जो वॉर स्ट्रेटजी है वो डे टू डे बेसिस पे है। उनका कोई वॉर प्लान नहीं है, जिसका वेस्ट में और ख़ास तौर पे अमेरिकन पावर कॉरिडोर में बहुत इस बात पे वावेला मचा हुआ है कि ये जंग किसी और तरीके से भी लड़ी जा सकती थी। और इस तरह से लड़ी जाने वाली जंगें जो हैं, पहली और दूसरी जंग अज़ीम में ये स्ट्रेटजीज़ जब यूज़ की गई हैं तो ये बहुत डेवास्टेटिंग रही हैं। शहरों के शहर इन्होंने बर्बाद किए हैं, इसके बावजूद भी ये विनिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं हैं। जब आप एक पूरा शहर जो है उसे मलबे का ढेर बना देते हैं और फिर उसके अंदर घुस के उसको लड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप एक ऐसे बैटल ग्राउंड में घुस जाते हैं जहाँ पे आपके पास जो है वो अपर हैंड नहीं होता। जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं वो बहरहाल जो है उनके पास जो है वो बेटर स्ट्रेटजी होती है। एक तो ये बात हो रही है। जी। दूसरा ये कि ये वॉर पूरी की पूरी एट्रोसिटी प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस कर रही थी। जैसे ही अटैक हुआ हमास का, तो इसराइल ने समझा कि हम एक एट्रोसिटी प्रोपेगेंडा की एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें वेस्ट जो है उसके एलाइज उसके साथ थे कि हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है। आपके पास मीडिया सपोर्ट होगी, आपके पास जो इमोशनल सपोर्ट है वो होगी, और उसके बाद हम हर चीज़ का सफाया कर देंगे। लेकिन वो जो गिल्टी जनरल्स और पॉलिटिशियंस थे जिनसे उस दिन का अटैक संभाला नहीं गया था, वो इतने अग्रेसिव हो गए कि वो उन्होंने जो फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज बनाई वो उनको बैकफायर कर गई, जिसको बराक ओबामा ने अपनी स्पीच में कहा, जिसको जो बाइडन जो है वो अब पब्लिकली कहते फिर रहे हैं कि इसराइल की जो वॉर टैक्टिक्स हैं वो हमें बैकफायर कर रहे हैं। इतनी कैजुअलिटीज इनकी, कोई अगर एक समझदार जो है वो जंग लड़ने वाला जो है वो इतनी कैजुअलिटीज कभी भी नहीं कर सकता है। ये एक हारे हुए जो नाकाम लोग हैं उनका एक वार है, जो जिनको सामने जो भी नजर आता है उनको समझ नहीं आता है। ये रिसेंटली आप बिल्कुल देखें आपने बिल्कुल इन्होंने ठीक इतनी कहा है बड़ी शाज़िया चीमा कैंपेन साहिबा कि चलाई। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस वॉर को एक्सपेंड किया बिल्कुल गया है और वो इतनी बड़ी अपने तादाद में लोगों को शहीद किया गया। शाज़िया साहिबा, आप बताइए इसका इम्पैक्ट क्या आप देखिए? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ये गुफ्तगू भी हो रही है कि नेतन्याहू के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, और अमेरिका इस अलायंस से बहुत तंग पड़ा हुआ है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से भी, और इस वॉर के आउटकम की वजह से भी, और इसका जो ब्रंट वो फेस कर रहा है उसकी वजह से भी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा फेस कीपिंग का मसला हो गया। वो इस जंग को इस तरह लड़ना नहीं चाह रहा था। वो ग्रेटर इसराइल का ये प्लान उसके दिमाग में नहीं था कि वो दुनिया के सामने इतना भद्दा और इतना अगली होके सामने आएगा। तो नेतन्याहू जो है उसको बाकायदा एक तो अपनी हुकूमत के अंदर उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो कॉन्विक्ट है, तो उस पे ये भी देखने में आ रहा है कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि नेतन्याहू की जगह पे को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और थोड़ी सी कोई ऐसी हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी जो इतनी एक्सट्रीम राइट नहीं होगी, जो ज़ायनिस्ट नहीं होगी। और साथ में ये कि अब दुनिया को ये भी समझ में आ गया है कि जो कुछ हुआ फ़लस्तीनियों के साथ, वो तो ऑफ कोर्स उसका कोई आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन टू स्टेट रेजोल्यूशन अब एक ऑर्गेनिक आउटकम है इस पूरी सिचुएशन का। और इसमें चाइना के रोल पे बात हो रही थी, तो चाइना बहरहाल जो है वो एक फिर से एक मैच्योर प्लेयर के तौर पे, ग्लोबल प्लेयर के तौर पे, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आया है। बेशक अभी थोड़ा सा ये रिटोरिकल ही हो, लेकिन अगर ये चीज़ मटेरियलाइज हो जाती है, तो अमेरिका का जो एक वो 70 ईयर रीबूट है वो प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप की जो भी हालत है आपकी सोसाइटी की, आप फर्स्ट वर्ल्ड है या थर्ड वर्ल्ड है, जी। 70 साल के बाद आपने ऑर्गेनिकली रीबूट करना ही होता है सोसाइटी ने।
तो वो उसका एक क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी अगर चाइना अब यहाँ पे सीज फायर, जिसके कि बहुत चांसेस हैं कि वो करवा देगा, और वो सीज फायर की बात ही 2 स्टेट रेजोल्यूशन के साथ कर रहा है, ठीक। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वेस्ट तैयार नहीं था। वो ग्रेटर इसराइल का बिल्कुल, जैसे वो यूक्रेन के आप देख ही रहे होंगे कि वहाँ पे कितनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है वेस्ट को, और अब चंद दिनों की बात है यूक्रेन जो रशिया जो है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जनरल्स जो हैं वो अपनी उसका कॉन्वर्सेशन में ये बताना भी शुरू हो रहे हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमसे गलती हुई। तो हम तो ये गलतियां देखते चले आ रहे हैं, हमने ये अफगानिस्तान में देखी, हमने ये सीरिया में देखी, इराक में देखी। इनके पास कभी भी कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, और प्लान बी और सी तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें हम यहाँ बैठ के दुखी जरूर हो सकते हैं कि इतनी इंसानी जानों का नुकसान करके, इतना इतना ज्यादा दुनिया के ऊपर एक और जेनोसाइड का धब्बा लगा के, हमें हिस्ट्री का हिस्सा बना के, हमें उसका विटनेस बना के, अल्टीमेटली आप अचीव क्या करेंगे? 2 स्टेट रेजोल्यूशन, जो कि फलस्तीनियों का हक है, और यही इस मसले का हल भी है। और अगर वो अचीव भी चाइना करवा देता है तो फिर आपकी पोजीशन क्या होगी? और ये वो बातें हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट में बहुत एक्सटेंसिवली बिल्कुल जी, वेस्ट तो पूरा एक्सपोज हो गया इसमें। और आपने जो नेतन्याहू की करप्शन की बात की थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अंदर से आवाज़ें ये उठ रही हैं कि उस जो इसराइल की अपोजिशन है उसने जंगबंदी से पहले ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।